हेलो। Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. चलिए, so let us start with the session. चलो, start करते हैं अपन session. So, in this class, we are going to start with your law paper. क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद योर लॉ पेपर. पेपर का नाम सर? पेपर का नाम एनीवन? कोई आइडिया है पेपर का नाम क्या है? सर पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉज. फंडामेंटल्स ऑफ fundamental of commercial laws and ethics. ठीक है जी सर. So today in from this session or in this particular session to start with fundamentals of commercial laws and ethics. Before starting with the session, let me introduce myself. My name is Avinash Jha. ठीक है जी सर. My name is Avinash Jha and by qualification I am a cost and management accountant as well as a company secretary. ठीक है. मैं लास्ट 12 ईयर्स से CA CS CMA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, एट ऑल दी 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज इन फाइनल. ठीक है, टिल डेट आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड as far as CMA foundation is concerned, so I will be taking this entire subject of 100 marks. सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग CMA लॉ का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है. आई होप आप सभी बच्चों के पास मॉड्यूल रहेगा. आप लोग अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे. ठीक है, कम टू द इंडेक्स पार्ट. कम टू द इंडेक्स पार्ट. देखो, CMA कोर्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी लेवल पे पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट, ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देखो लिखा है असेसमेंट स्ट्रेटजी, देयर विल बी एन एग्जामिनेशन ऑन दिस सब्जेक्ट. नॉर्मल सी बात है, इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है CMA इंस्टीट्यूट. ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइंड रहता है कि CMA इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ CMA फाउंडेशन, हमारा इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो देखो क्या लिखा है, टू गेन बेसिक नॉलेज, to gain basic knowledge in law and ethics, to understand the concept of regulatory compliances, requirements and desired ethics which is expected from the professional. तो जो लेवल ऑफ नॉलेज रहेगा, लेवल ऑफ नॉलेज रहेगा फाउंडेशन लेवल पे, वो क्या बोला, बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज. तो हमसे जो भी whatever question will be asked in our examination, whatever questions will be asked in our examination, that will be purely based on, that will be purely based on basic level of knowledge. ठीक है, that will be purely based on basic level of knowledge. अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा 4 पार्ट्स में बाइफर्केटेड है. सिलेबस हमारा 4 पार्ट्स में बाइफर्केटेड है. सबसे पहले हमको पढ़ना रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यहाँ से हमको 40% पेपर्स, 40% पेपर कवर होगा. इट मीन्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क का पेपर है, 40 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
from Indian Contract Act. Then second one is the Sales of Goods Act. The Sales of Goods Act 1930. यहाँ से अपन को 20 मार्क का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है. 40 मार्क्स फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 मार्क्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. देन there will be another act in the name of the Negotiable Instrument Act. The Negotiable Instrument Act 1881, and this will be asked for 10 marks. ठीक है, इसका वेटेज कितना, 10%. ठीक है सर. एंड 30 मार्क्स के लिए हमको पूछा जाएगा बिजनेस एथिक्स. ठीक है सर. तो दिस विल बी द बाइफर्केशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. 40 मार्क्स के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 मार्क्स के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 10 मार्क्स के लिए द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एज वेल एज बिजनेस एथिक्स. ठीक है, बिजनेस एथिक्स विल बी आस्क्ड फॉर 30 मार्क्स. ठीक है. So this was a brief introduction of this subject. स्टार्ट करते पढ़ना, करें स्टार्ट. एक बार जो भी बच्चे ऑनलाइन ही सेशन अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ एक बार हेलो लिख करके भेज दो, सो दैट एक बार अपना नाम मेंशन कर दो, सो दैट आई कैन कम टू नो कि कौन कौन स्टूडेंट कहाँ से ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. ठीक है. प्लीज़ मेंशन योर नेम एवरीवन. whosoever is attending this particular lecture please mention your name. चलिए, तो देखो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जो सब्जेक्ट मैटर है तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट मैटर है. आज तक तुमने ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बातें पहले अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होंगी. ओके. कुछ स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, हिमानी इज देयर, सिमरन इज देयर, जतिन इज देयर, आर्यन एज वेल एज मनीष इज देयर. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे मालूम है कि तुम लोग को इतना तो मालूम होगा कि सर लॉ का मतलब होता है कानून, है ना. एंड हम लोगों ने मूवीज वगैरह में सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. ठीक है, कानून से कोई भी बच नहीं सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को मालूम है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ? व्हाट इज लॉ? व्हाट एक्चुअली लॉ इज? व्हाट एक्चुअली लॉ इज? एनीवन? लॉ पेपर पढ़ना स्टार्ट करना ना, लॉ पढ़ना स्टार्ट करना ना. अच्छा, एक बच्चा बोलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके आर्यन. एनीबडी एल्स? व्हाट इज लॉ इन जनरल? अगर अपन बात करें लॉ का मतलब क्या होता है इन जनरल, अगर अपन लोग बात करें लॉ का मतलब क्या होता है. एक बच्चे ने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस. एनी अदर स्टूडेंट? कोई और समझदार बच्चा? देखो क्या बोला, क्या law means any set of rules. very good. set of guidelines बोलता है एक बच्चा. any set of rules or regulations. ठीक है, या मोर स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज करो, any set of rules. any set of rules made by an authority. any set of rules made by an authority. ठीक है. क्यों बनाया ये रूल्स? टू कंट्रोल द कंडक्ट, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्संस. लॉ माने क्या? लॉ माने एनी सेट ऑफ रूल्स. किसने बनाया बच्चों? अथॉरिटी ने बनाया. कौन से अथॉरिटी ने? जिस अथॉरिटी के पास पावर है. कौन से अथॉरिटी ने? तो जिस अथॉरिटी के पास पावर है टू मेक लॉज. ठीक है, जिस अथॉरिटी के पास पावर है टू मेक लॉज. सर कौन से अथॉरिटी के पास पावर है? कहां पे लिखा है ऐसा? तो बेटा लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है, लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास. ऐसा कहां पे लिखा है सर? तो ऐसा लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में.
ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। चलो फिर से देखो, लॉ का मतलब क्या? एनी सेट ऑफ रूल्स मेड बाय एन अथॉरिटी। किसने बनाया? अथॉरिटी ने बनाया। क्यों बनाया? टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्संस। ठीक है, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्सन। अभी जो पर्सन है ना, अभी जो पर्सन है ना बच्चों, पर्सन्स का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल हो सकता है, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग। हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए, काफी सारे लॉज बनाए गए। इंडिविजुअल्स, पर्सन विल इंक्लूड इंडिविजुअल्स, पर्सन्स विल इंक्लूड कंपनी, persons will include firm, person will include LLP, person will include trust, person will include any society। समझ में आ रहा है? पर्सन के डेफिनेशन में सभी लोग आ सकते हैं। इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए। ठीक है, कंपनी के बिहेवियर को, कंपनी के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लॉ बनाए गए। फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट बनाया गया है। सोसाइटीज के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया है। बेसिक पर्पस क्या है लॉ का? लॉ का पर्पस क्या है बेसिक? टू कंट्रोल द कंडक्ट। ठीक है, टू कंट्रोल द कंडक्ट। ठीक है सर, लॉ का बेसिक पर्पस क्या? टू कंट्रोल द कंडक्ट। अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता? अगर लॉ ही नहीं होता तो क्या होता? अगर लॉ ही नहीं होता ना, तो तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते। अगर लॉ ही नहीं होता तो तुम सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे रहे होते। तुम क्या कर चुके होते? तुम खुद को सीएमए डिक्लेयर कर चुके होते। तुम खुद को सीएमए डिक्लेयर कर चुके होते। अभी तुमको सीएमए बनना है, सीएमए बनने के लिए तुम्हें फाउंडेशन पास करना है, इंटर पास करना है, फाइनल पास करना है, ट्रेनिंग करना है। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है। अगर तुम लोग को मालूम है, ये प्रोफेशन में तुम लोगों ने एंटर किया है, तुमको मालूम है सीएमए क्या काम करता है। तो सीएमए बेसिकली कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट करने का एक्सक्लूसिव पावर्स दिया गया है किसको? सीएमए को। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? लॉ में लिखा गया है। बात समझ में आ रही है क्या? तुम लोग समझो, अगर लॉ नहीं होगा ना, अगर लॉ नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बिकम, ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम अनऑर्गेनाइज्ड। अगर लॉ नहीं होगा ना, तो छोटी छोटी बातों पे हम किसी का मर्डर कर देंगे, छोटी छोटी बातों पे हम किसी की भी पिटाई कर देंगे, हम किसी को भी अब्यूज करते हुए चलेंगे। Thus, in order to regulate our own conduct, thus in order to regulate our own conduct, various laws has been framed, various laws has been made. Is it clear? Is it clear? लॉ बनाने का पावर किसके पास है? तो सर लॉ बनाने का पावर है गवर्नमेंट के पास। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है सर? ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा लिखा हुआ है सर, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो बेसिकली लॉ का मतलब क्या? लॉ मतलब एनी सेट ऑफ रूल्स, एनी सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। अच्छा, तुम लोगों ने ना अपने दादी से, नानी से या मम्मी डैडी से सुना होगा कि इंसान सबसे बड़ा जानवर है। सुना है ऐसा? ऐसा सुना होगा ना कि यार इंसान सबसे बड़ा जानवर है, और इस जानवर को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। ठीक है, इस जानवर को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। तुमको मालूम है, हमारे क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, हमारी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है पप्पू। इसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, इसको जब कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मन करता है कि टीचर का मर्डर कर दे। ठीक है, जब भी इसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसका मन करता है कि टीचर का मर्डर कर दे। लेकिन क्या ये टीचर का मर्डर कर सकता है? कर सकता है सर, लेकिन ये करता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि अगर मैंने टीचर का मर्डर कर दिया तो आई कुड बी सेंट बिहाइंड दी
जेल। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। सर जब मैं व्हीकल ड्राइव करता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं लोगों को उड़ाते हुए चलूं सड़कों पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लॉ में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? ओके सर। तो लॉ का मतलब समझ में आया हमको सर। लॉ मीन्स एनी सेट ऑफ रूल्स। लॉ मीन्स एनी सेट ऑफ रूल्स। किसने बनाया? अथॉरिटी ने बनाया। कौन सी अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसको पावर दिया गया है। पावर कहां से मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर्स मिला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में तो पता होगा थोड़ा बहुत। सर आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिराइव्स द पावर टू मेक लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सर आप ये तो बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानते हो? व्हाट ऑल वी नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? अरे पहले सुना होगा ना स्कूल टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री which defines which defines our powers, which defines our powers as a citizen of India, ठीक है, which defines our power as a citizen of India। being a citizen of India हमारे पास क्या क्या पावर्स है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तुम्हारे पास राइट है कि तुम कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हो, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री विच डिफाइंस द पावर्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है सर? तो सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है एनी पर्सन हु इज नेचुरली बॉर्न इन इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या? एनी पर्सन हु इज नेचुरली बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में पैदा हुआ है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है। बात समझ में आ रही है क्या? बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ ऑल दी लॉज भी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल दी लॉज क्या मतलब? मतलब इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे ना, इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे, नन ऑफ देम कैन गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी लॉ बनेगा, नन ऑफ देम कैन गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में कोई भी लॉ बनेगा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता किसके साथ? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस आवर पावर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा लिखा हुआ है कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है? लॉ बनाने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। दैट कैन आइदर बी, दैट कैन आइदर बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दैट कैन आइदर बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी प्यारे बच्चों, ठीक है जी सर। अच्छा, तो सर मैंने आपको बताया दैट बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट
can make laws. Both central government and state government can make laws on different subject matters. डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है टू मेक लॉज, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स एज डिफाइंड अंडर शेड्यूल 7 of the Constitution of India, as defined under Schedule 7 of the Constitution of India. ठीक है, शेड्यूल 7 डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर है, ठीक है, लॉ बनाने का पावर है, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट डिफाइन किए गए, 3 लिस्ट डिफाइन किए गए, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहला है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स कवर किए गए, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स कवर किए गए, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, फॉर एग्जांपल रेलवेज, ठीक है ना, डिफेंस, बैंकिंग एज वेल एज रेलवेज। तो इन सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट। सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट। तो भाई स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स आएगा, ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स आएगा उनके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उनके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कोई एग्जांपल, हाँ, तो इसमें आता है एग्रीकल्चर, इसमें आता है एग्रीकल्चर, देन इसमें आता है पुलिस, इसमें आता है ट्रेड एंड कॉमर्स एटसेट्रा, ठीक है सर। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स कवर होंगे उन सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स कवर होंगे उन सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी बच्चों। देन थर्ड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट। अब कॉनकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे उनके रिस्पेक्ट में both central government as well as state government can make laws. Both central government and state government can make laws. Example, education. तो education से related subject matters पे both central government and state government law बना सकता है। तभी तो तुम लोगों ने देखा होगा स्कूल टाइम पे जब पढ़ते थे तो स्टेट बोर्ड भी हुआ करता था as well as सेंट्रल बोर्ड भी हुआ करता था। बच्चे के पास ऑप्शन था कि चाहे तो वो स्टेट बोर्ड से एग्जाम क्लियर करे, चाहे तो वो सेंट्रल बोर्ड से एग्जाम क्लियर करे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रेड यूनियन, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स है जिनके रिस्पेक्ट में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। तो अभी तक क्या पढ़ा सर अपन ने, अभी तक सिर्फ हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, ठीक है, लॉ बनाने का पावर्स कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो लॉ क्या था बच्चों, लॉ का मतलब था एनी सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर मेड बाय द अथॉरिटी। क्यों बनाया गया, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्संस या टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पीपल। और अगर आपने लॉ जिसका कंप्लाइंस नहीं किया, जिसको फॉलो नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट क्या लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट में बोला गया है कि अगर आप कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं तो यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर, यू मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, कम से कम 18 साल
का एज तुम्हारा हो, प्लस तुमने वैलिड लाइसेंस ऑब्टेन किया हो, प्लस तुमने हेलमेट वेयर कर रखा हो, तुमने शूज पहना हो, ये सब चीजें कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है? मोटर व्हीकल एक्ट में। बस समझ में आ रहा है क्या? बस समझ में आ रहा है? अब तुम बिना लाइसेंस के व्हीकल चला रहे हो, बिना हेलमेट पहन के व्हीकल चला रहे हो, तो वहां पे अथॉरिटीज के पास पावर है तुम्हें पेनलाइज करने का। अथॉरिटीज के पास पावर है तुम्हें पेनलाइज करने का। ठीक है, तो लॉ मींस एनी सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर मेड टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्संस, और अगर उनको नहीं माना तो तुम्हारे अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है, तुम्हें पेनलाइज किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है, तो हमने वहां पे चेक किया कि लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है सर? तो ऐसा लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, एक चीज और, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगा उसको अपन बोलते हैं स्टेट लॉज। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट लॉज। एंड दैट विल बी एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगा उस लॉ का एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट तक रहेगा, उस लॉ का एप्लीकेबिलिटी सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेट तक रहेगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है उसको अपन नाम देते हैं बच्चों सेंट्रल लॉज। क्या नाम देते हैं? सेंट्रल लॉज। एंड सेंट्रल लॉज जो होते हैं दैट विल बी एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली हमारे जो सीएमए के सिलेबस है ना, चाहे तुम फाउंडेशन लेवल पे कोई लॉ पढ़ रहे हो, इंटर लेवल पे कोई लॉ पढ़ोगे, या फाइनल लेवल पे कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, तो हम लोग नॉर्मली कौन सा लॉ पढ़ते हैं बच्चों? सेंट्रल लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली कौन सा लॉ पढ़ते हैं? सेंट्रल लॉ पढ़ते हैं। लेकिन जब तुम एक्चुअली में जब प्रैक्टिस करने के लिए उतरोगे ना, तो हो सकता है कि सीएमए प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारे स्टेट लॉज भी पढ़ने पड़े। ठीक है, बिकॉज यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। पास समझ में आ रहा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा सेंट्रल लॉ, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना रहा है वो स्टेट लॉ। स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया दैट विल बी एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द होल ऑफ इंडिया। ठीक है जी प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ, जो जो भी बच्चे ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो, क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? प्लीज लेट मी नो। आर्यन, मनीष, जतिन, और कौन है? सिमरन, हिमानी, क्या चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? यस। देखिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हम नहीं रिप्लाई करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे रख दो। चलो देखोगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं कि सर लॉ बनता कैसे है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। लॉ एक्चुअली में बनता कैसे? ठीक है, लॉ एक्चुअली में बनता कैसे। तुम एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कभी भी कोई भी लॉ बनाया जाएगा ना, तो नॉर्मली लॉ बनाने के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। लॉ बनाने के पीछे जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है? किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो क्या सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनना चाहिए? ठीक है, क्या सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनना चाहिए वो डिपेंड कर सकता है ऑन पब्लिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम में से काफी लोग इस बात से सहमत हैं, या हम में से काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि इंडिया में
अगर कोई भी पर्सन रेप जैसे क्राइम में इन्वॉल्व है तो उस पर्सन को सजाए मौत होना चाहिए। ये सुनो, तुम्हें नहीं लगता? वेदर यू ऑल्सो शेयर द सेम ओपिनियन, मेरा तो यही ओपिनियन है, इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी इन एनी रेप केस तो उसको डायरेक्टली सजाए मौत होना चाहिए और उसका फैसला विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आ जाना चाहिए। यस सुनो, यस सर, तो ये पब्लिक डिमांड है। मैं चाहता हूँ या हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि ब्लैक मनी के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट लेकर के आए गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ब्लैक मनी इंडिया में लाया जा सके। हम चाहते हैं ऐसा हो। हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे आसपास में प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन हो, इसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स कवर होंगे जिन सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में, जिन सब्जेक्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में जनरल पब्लिक चाहती है कि लॉ बने। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनेगा वो डिपेंड कर सकता है पब्लिक डिमांड पे, वो डिपेंड कर सकता है रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी पे, कि जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या आइडियोलॉजी रखती है, क्या आइडियोलॉजी पे वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस आल्सो they can define, on that basis also can they can define the subject matter on the basis of which, on the basis of which, या वो सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। तो मान लो कि पहले भाई सब्जेक्ट मैटर डिफाइन हुआ, सब्जेक्ट मैटर डिफाइन हुआ, सब्जेक्ट मैटर डिफाइन होने के बाद एक ड्राफ्ट बनता है, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनता है। अब ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ना हम वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो कि इंक्लूड होना चाहिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकली ना बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राफ्ट बिल। ठीक है, फिर वो ड्राफ्ट बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। मैं यहाँ पे सेंट्रल लॉ कैसे बनता है उसका प्रोसेस डिफाइन कर रहा हूँ। राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, हमने एक सब्जेक्ट मैटर डिफाइन किया, उस सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया कि लॉ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो हम लोग लिखेंगे ड्राफ्ट में। फिर उस ड्राफ्ट को हम प्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में एज वेल एज इन लोकसभा में। यहाँ पे अगर वो बिल पास हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट देयर, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट देयर, अगर वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, तब वो बिल क्या बन जाएगा बच्चों? एक्ट। तब वो बिल क्या बन जाएगा बच्चों? एक्ट बन जाएगा सर। और जब उस एक्ट पे, जब उस एक्ट पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाए, ठीक है, जब उस एक्ट पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाए तब वो क्या होगा? एप्लीकेबल। तब वो क्या होगा? एप्लीकेबल इन इंडिया। इज इट क्लियर? किस डेट से एप्लीकेबल होगा तो वो मेंशन किया जाता है ऑलरेडी एक्ट में। जो डेट मेंशन किया गया उस डेट से, जो डेट मेंशन किया गया उस डेट से दैट पर्टिकुलर एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल अभी थोड़े साल पहले 2017 में जीएसटी एक्ट आया। जीएसटी एक्ट क्यों आया? मैंने बोला था कोई भी एक्ट जो होता है ना, कोई भी लॉ जो आता है ना, वो किसी प्रॉब्लम को रिड्रेस करने के लिए आता है, वो किसी प्रॉब्लम को रिड्रेस करने के लिए आता है। तो जीएसटी एक्ट से पहले, जीएसटी लॉ से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे? एक्साइज, वैट, सेल्स टैक्स,
ठीक है, n नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जिनकी वजह से जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था इट हैज बिकेम वेरी मच कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी चीजें। एंड इन ऑर्डर टू एड्रेस दी प्रॉब्लम्स, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम्स, जीएसटी एक्ट लाया गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम्स जीएसटी एक्ट लाया गया। आपको मालूम है, आप पढ़ने वाले भी हो इंटर के अंदर बहुत डिटेल में जीएसटी एक्ट, इंटर में भी पढ़ना है सर और फाइनल्स में भी पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो लॉ क्यों बनता है बच्चों? नॉर्मली लॉ बनाने का क्या पर्पज है? लॉ बनाने का क्या पर्पज है? टू रिड्रेस एनी प्रॉब्लम, टू रिड्रेस एनी प्रॉब्लम विच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एक बच्चा पूछता है सर वी विल हैव टू टेक ओपिनियंस ऑफ पब्लिक और नॉट? डेफिनेटली पब्लिक ओपिनियन इज बीइंग टेकन ना। तुम समझो, ये राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, इनको किसने अपॉइंट किया है? मैंने बोला था कि जो ड्राफ्ट होगा वो ड्राफ्ट पास होगा विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो भाई लोकसभा एंड राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको किसने अपॉइंट किया? पब्लिक ने तो अपॉइंट किया। दे आर एक्चुअली आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर एक्चुअली आर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों ने तो अपॉइंट करके वहां भेजा है उनको, एमपीज को, एमएलएज को। विधानसभा में एमएलएज होते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, तो इन लोगों को कौन अपॉइंट करता है? भाई जनरल पब्लिक ही तो अपॉइंट करता है। तो दे आर एक्चुअली आर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना मनीष? इसलिए अगर इन लोगों ने पास कर दिया तो इट विल बिकम एन एक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो ये था लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। अभी तक क्या समझे अपन? अभी तक अपन समझे लॉ का मतलब, फिर अपन ने देखा लॉ बनाने का पावर्स किसके पास है, फिर अपन ने चेक किया लॉ बनता कैसे है। ठीक है, फिर अपन ने चेक किया लॉ बनता कैसे है। इज इट क्लियर? चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस। देखो, तो सर ये तो चीज हमको मालूम चल गया कि हमारे सिलेबस में एक तो लॉ वाला पोर्शन पढ़ना है और दूसरा एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ना है। दो चीजें पढ़नी है, एक तो लॉ पढ़ना है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ लॉ पढ़ना है, एंड सेकंड वन इज हमको एथिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब मुझे बताओ एथिक्स का मतलब क्या होता है इन जनरल? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? मोर स्पेसिफिकली अपन को यहाँ पे बिजनेस एथिक्स पढ़ना है। बट सर क्या ये वर्ड तुमने आज से पहले सुना है? एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? सुना है बच्चे? एथिक्स का मतलब क्या होता है? तो एथिक्स का मतलब होता है, समझना, एथिक्स का मतलब होता है एनी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वी हैव टू रिकॉग्नाइज राइट और रॉन्ग। एक बच्चा बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम समझना एथिक्स का मतलब, कॉन्सेप्ट जो है ना, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बुक्स में तो पढ़ के कोई भी सीख लेगा, बट एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है समझना। एथिक्स का मतलब होता है एनी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच derives या विच guides the behavior of any person, which derives or guides the behavior of any person, any personal set of principles। पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या? भाई मेरा क्या आउटलुक है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, मेरा क्या आउटलुक है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे इज ड्यू टू माय पर्सनल एथिक्स और इज ड्यू टू माय एथिक्स। एनी सेट ऑफ, एनी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स,
मेरा क्या आउटलुक है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, वही एथिक्स है। Ethics is something which is very much personal and it will depend from person to person. Ethics is something which is very much personal and it will differ from person to person. एक बात मुझे बताओ, तुम लोग सीएमए फाउंडेशन के लिए इनरोल हुए है ना, तुम्हारे काफी सारे फ्रेंड्स सीए फाउंडेशन कर रहे होंगे, काफी सारे फ्रेंड्स सीएस कर रहे होंगे, काफी सारे फ्रेंड्स ना तो सीए कर रहे हैं, ना सीएस ना सीएमए, वो लोग नॉर्मल एक ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। कुछ दोस्त तुम्हारे ऐसे भी होंगे जो जिसने पढ़ाई छोड़ दिया होगा 12th के बाद, या 12th तक भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा जो फ्रेंड सीए करने के लिए निकल गया ना, उसको लगता है कि सीए करके ही कैन हैव अ बेटर लाइफ। जो फ्रेंड तुम्हारा सीएस करने के लिए निकल गया, उसको लगता है कि सीएस करके दे कैन हैव अ बेटर लाइफ। तुम सीएमए कर रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि सीएमए करके यू कैन हैव अ बेटर लाइफ। एक तुम्हारे फ्रेंड ने पढ़ाई छोड़ दिया, उसको लगता है कि यार पढ़ लिख के कुछ भी नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिराइव अवर बिहेवियर। हम एक्चुअली में खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एथिकल वैल्यूज, इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एथिकल वैल्यूज। अब तुम समझो, दो लोग हैं, दो बच्चे एक ही फैमिली में पैदा हुए, ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। एक ही फैमिली में दोनों बच्चे पैदा हुए, एक ही पेरेंट्स के दोनों बच्चे। राम जो है ना, ये प्रीस्ट बन गया, ये मंदिर में पुजारी बन गया, और जो ये श्याम है ना, ये गुंडा बन गया, ये वो शहर का दादा बन गया। राम प्रीस्ट बन गया, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भगवान की सेवा में ही सब कुछ है। और श्याम को लगता है कि नहीं नहीं, जब तक आप गुंडे नहीं बनो ना, तब तक आपका रेपो क्रिएट नहीं होता है, तब तक लोग, जब तक लोग आपसे डरेंगे नहीं ना, तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक ही फैमिली के दो बच्चे, एक मंदिर में पुजारी, दूसरा शहर का गुंडा, ओनली बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। क्या होता है एथिक्स? एथिक्स मीन्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। भाई मेरा क्या मानना है, एक बच्चे को लगता है कि सुबह उठ के मस्त पढ़ाई होती है, और एक स्टूडेंट को लगता है कि लेट नाइट मस्त पढ़ाई होती है, और एक स्टूडेंट को लगता है कि यार पढ़ाई तो होती ही नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। एक स्टूडेंट को लगता है कि मैं सीएमए भी बन जाऊंगा, और सीएमए बनने के बाद मैं कुछ और इंटरनेशनल डिग्रीज भी लूंगा, और मैं अपने लाइफ को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा। एक स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरा सीएमए हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज कि एक बंदा प्रीस्ट बन गया और दूसरा बंदा टेररिस्ट बन गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज कि एक बंदा पुलिस बन गया, एक बंदा चोर बन गया। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? Ethics means personal set of principles which guides the behavior of person. Personal set of principles. भाई मेरा क्या मानना है? अब काफी बच्चे, काफी टीचर्स एथिक्स को ना मिक्स कर देते मॉरल से भी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया था, एथिक्स का मतलब है वी हैव टू रिकॉग्नाइज राइट और रॉन्ग। नो, क्योंकि मेरे लिए जो राइट है हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो रॉन्ग हो, या तुम्हारे लिए जो रॉन्ग है हो सकता है मेरे लिए राइट हो। मान लो कि मेरे को लगता है कि हमें जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी करो आप लाइफ में, कोई भी काम करो, सच बोल के करो। मेरा एक फ्रेंड है, उसको लगता है कि यार आज के टाइम में ना झूठ बोले बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो क्या मेरा फ्रेंड गलत है? आंसर इज नो। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। उसका एथिकल वैल्यू बोलता है कि झूठ बोले बिना कोई काम नहीं होता, मेरा एथिकल वैल्यू बोलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल सुना था ना जब हम छोटे, व्हेन वी यूज्ड टू बी अ किड, तुम लोगों ने सुना होगा
कि झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, काली माता आएगी आग लगा के जाएगी, ऐसा हुआ क्या कभी? ऐसा कभी हुआ आज तक? झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, काली माता आएगी और आग लगा के जाएगी, ऐसा कभी हुआ है? तो भाई झूठ बोलना पाप है, ये किसने डिसाइड किया? क्या ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है झूठ बोलना पाप है? ऐसा किसने डिसाइड किया? ऐसा सोसाइटी ने डिसाइड किया, जिस सोसाइटी में हम रहते। तो भाई वो है मॉरल्स। अब तुम समझना क्या डिफरेंस है दोनों में। वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमने खुद से डिसाइड किया, एथिक्स। एंड वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी ने डिसाइड किया, जिस सोसाइटी में हमें रहना है, मॉरल्स। ठीक है। अब मान लो तुमने सुना होगा पेरेंट्स बोलते हैं कि लेट नाइट घर से बाहर मत घूमो, रात को लेट नाइट तक फोन मत यूज करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। ये तुम्हारे पेरेंट्स बोलते होंगे, सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं। क्या ये एथिक्स है? ये मॉरल्स है। क्योंकि हो सकता है ना कि यार मुझे दिन में सोने में मजा आता है, रात को जगने में मजा आता है। We should respect our elders and we should treat our juniors या youngers with love and care। ऐसा हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि जब आप अपने से किसी भी बड़े आदमी से मिलो या लेडी से मिलो तो उनका नमस्ते करो या उनको प्रणाम करो, जय जिनेन करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, एज द केस में भी। पेरेंट्स ने सिखाया ना ऐसा। अब मेरे को यार एक मेरे से बड़ा पर्सन है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसको नमस्ते भी नहीं करता, मैं उसको प्रणाम भी नहीं करता, मैं उसको गुड मॉर्निंग भी नहीं विश करता। एथिक्स है। तो ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमने खुद से डेवलप किए एंड विच इज गोइंग टू डिफाइन आवर ओन कैरेक्टर इज एथिक्स। ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी ने डिफाइन किया, जिस सोसाइटी में हम रहते, मॉरल्स। इज इट क्लियर? क्लियर है जी सर। तो अपन को ये अब समझो, अपने जो सिलेबस में ना, अपने सिलेबस में क्या गिवन है मालूम है? अपने सिलेबस में बिजनेस एथिक्स गिवन है। बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बिजनेस एथिक्स का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which guides the behavior of corporate या कंपनी या बिजनेस। भाई बिजनेस करते समय आप क्या एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हो? ठीक है। बिजनेस करते समय आप क्या एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हो? तुमको एक बढ़िया एग्जांपल दूं बिजनेस एथिक्स का। तुम लोगों ने ना दो कंपनीज का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, एंड टाटा एंड सन्स। सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा एंड सन्स, दोनों कंपनीज का नाम सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो सेंटिमेंट है ना, सेंटिमेंट्स है ना, वो टाटा एंड सन्स के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमको मालूम है जहां पे बात टाटा की होती है ना, वहां पे बात एथिक्स की होती है। या फिर वैसे बोलोगी एथिक्स इक्वल्स टू टाटा एंड सन्स। जबरदस्त बिजनेस एथिक्स है। दे ऑलवेज कीप द सोसाइटी, देयर एम्प्लॉयज इन प्रायोरिटी। यस और नो? यस सर। टाटा फॉलो ऑल दी एथिक्स। देखो बच्चे ने बोला ना, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, मान लो तुम समझो दोनों बड़ी कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है, लेकिन पब्लिक इमेज किसका ज्यादा बेटर है? टाटा एंड सन्स। बात समझ में आ रही है क्या? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। ये सुनो, एक चीज ध्यान रखना, आप अपने लाइफ में कहाँ पहुंचोगे
कहाँ तक जाना चाहते हो, it's all because of your ethical values, it's all because of your personal set of principles. तुम क्या सोचते हो किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, वो एथिक्स है। मान लो टाटा एंड सन्स का अप्रोच हो सकता है कि चाहे नुकसान हो जाए लेकिन किसी भी फ्रॉडलेंट एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी भी अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोगों की सेवा पहले करेंगे, पैसा बाद में कमाएंगे। टाटा एंड सन्स का एथिक्स हो सकता है। दूसरी कंपनीज बोल सकती हैं कि नहीं, प्रॉफिट्स पे पहले ध्यान देंगे फिर बाकी चीजें कंसिडर करेंगे। तो क्या दूसरी कंपनी गलत है? नो, गलत नहीं है। मैंने बोला ना, कोई भी गलत या कोई भी सही नहीं है, because it is something which is very much personal and which will differ from person to person, which will differ from person to person. Is it clear? Is it clear? फिर एक और चीज बोला जाता है, किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यूज, किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यूज दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और दूसरा है एनवायरनमेंट इन विच दैट पर्सन रिसाइड्स। किसी भी पर्सन के एथिकल वैल्यूज दो चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, तुम समझना, तुमने सुना होगा एक बहुत बड़े फेमस चोर के बारे में। तुम समझो, देखो एक एग्जांपल दे दो बढ़िया। ये दो दोस्त थे, ठीक है, इसका नाम था टिल्लू और इसका नाम था बिल्लू, ठीक है, टिल्लू एंड बिल्लू। सुनना, दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि चोरी करेंगे। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया बिजनेस में, अब सरवाइव करने के लिए चोरी ही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं है। दोनों निकल गए चोरी करने, ठीक है, दोनों निकल गए चोरी करने एक साथ एक ही घर में। टिल्लू चोरी करके भाग निकला और बिल्लू वहीं पे फंस गया। बिल्लू वहीं पे फंस गया। बिल्लू फंस गया तो लोगों ने बिल्लू की पिटाई कर दी। अब तुम समझो, जिस घर में चोरी करने घुसा था नहीं है, वो घर के लोगों ने बिल्लू की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। ऐसा ऐसा हाथ ऐसा लटका करके भेजा उसको। किसको? बिल्लू को। तो भाई पहली बार चोरी करने के लिए गया, फर्स्ट टाइम में ही बहुत जबरदस्त पिटाई हो गई, तो चोरी को लेकर के उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया ना। वेदर ही विल रिपीट द सेम? आंसर इज नो, ही वोंट रिपीट द सेम। इसलिए जब हम छोटे होते थे, थोड़ी कोई भी छोटा मोटा गलती भी करते थे तो पेरेंट्स हमारी पिटाई कर देते थे ताकि हम वो गलती वापस रिपीट ना करें। लेकिन टिल्लू के साथ क्या हुआ? इसने चोरी किया, ही गॉट सक्सेस। उसने पहली बार चोरी किया, पहली बार चोरी करके उसने 5 लाख रुपए कमाए। वो वापस से उसको रिपीट करेगा। दूसरी बार में हो सकता है उसने 8 लाख रुपए कमाए, फिर से रिपीट करेगा। हो सकता है 10 लाख रुपए कमाए, फिर से रिपीट करेगा। हो सकता है 15 लाख रुपए कमाए, फिर से रिपीट करेगा। हो सकता है 20 लाख रुपए कमाए। अब भाई पास्ट एक्सपीरियंस वो चीज को लेकर के अच्छा है ना, इसलिए ही विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेम। तो उसका एथिकल वैल्यू ही ऐसा डेवलप हो गया कि कमाने वामाने मेहनत करने में कोई मजा नहीं है, इससे तो बेटर है कि चोरी कर लो, कहीं पे डकैती कर लो। पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसका एथिकल वैल्यूज ऐसे ही डेवलप हो गया। और दूसरा एनवायरनमेंट होता है ना कि भाई चोरों के साथ में रहोगे तो चोरी बनोगे, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। टेररिस्ट के बीच में रहोगे तो टेररिस्ट ही बनोगे। अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहोगे तो हो सकता है कि तुम भी पढ़ लिख जाओ। हाँ कि ना? हाँ से। तो किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यू कैसा है, किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यू कैसा है, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। अब तुम समझो, ऐसा हम लोग को सुनने को मिलता है कि इंडिया में ना बहुत हाई लेवल ऑफ करप्शन है। हाँ कि ना? सुनने को मिलता है ना कि यार इंडिया में तो बहुत हाई लेवल ऑफ करप्शन है, अगर आपको सक्सेसफुली कोई बिजनेस करना है तो आपको करप्ट होना ही पड़ेगा। तो भाई इन्वायरमेंट ही ऐसा है ना, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट होकर के काम करूं, बहुत ऑनेस्टी से काम करूं, हो सकता है मैं सर्वाइव ही ना कर पाऊं। एंड बिकॉज ऑफ दिस करप्ट इन्वायरमेंट,
मुझे भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ रहा है या करना पड़ता है, तो जो मेरा एथिकल कंडक्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे? एनवायरमेंट से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम क्या था? फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्शियल लॉज एज वेल एज एथिक्स। ठीक है, आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस किया आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी स्टूडेंट को? डू यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज? यस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ और करोगे, जो भी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे लिखा ना, प्लीज़ आप इसको कॉपी करना। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे प्रोफेशन में काम आने वाला है, चाहे आप फाउंडेशन पे पढ़ो, चाहे इंटर पे पढ़ोगे, चाहे फाइनल पे पढ़ोगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हाउ वी विल गेट दीज नोट्स? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। नोट्स आपको शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, नोट्स विल बी शेयर्ड इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। कोई और क्वेश्चन? देखो, मैं बता देता हूँ क्लासेस का क्या पैटर्न रहने वाला है। क्लासेस ऐसे ही लाइव क्लासेस रहेंगी, और लाइव क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड बैकअप अवेलेबल रहेगा एग्जामिनेशन डेट तक। ठीक है, क्लासेस लाइव रहेंगी, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप आपको अवेलेबल होगा। अच्छा, ये लाइव क्लासेस में आप मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो थ्रू चैटिंग, है ना? आप लिख करके अपना चैट भेज रहे हो। वंस यू गेट रजिस्टर्ड विद अस, तो जो भी पैटर्न रहने वाला है हम लोगों का लाइव क्लासेस का, उसमें आपको लाइव क्लासेस का इंटरफेस विल रिमेन सेम, लेकिन आप क्वेरीज बोल करके पूछ पाओगे। ठीक है, आप बोल करके सारे क्वेरीज पूछ पाओगे, तो दैट विल बी वेरी 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 इंटरेक्टिव। ठीक है, तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो। इज इट क्लियर? इन केस अगर आपको कोई भी लेक्चर किसी दिन मिस हो जाता है, तो उसका रिकॉर्डेड बैकअप आपको अवेलेबल हो जाएगा सेम डे ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पे डेली लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड होके अपडेट भी हो जाएंगे। ठीक है, रेगुलर आपका टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग विल ऑल्सो बी देयर, क्वेरी सेशन विल बी देयर। ठीक है, सारे अपडेटेड नोट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कहाँ रहेंगे अवेलेबल रिकॉर्डेड क्लासेस? बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस, अब मैंने वही बोला कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। कब तक अवेलेबल होंगे? तो आपके एग्जामिनेशन डेट तक अवेलेबल होंगे। अभी हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि दैट योर एग्जामिनेशन विल बी इन दिसंबर, बट इन केस अगर एग्जामिनेशन दिसंबर में नहीं होता, जनवरी में होता है, तो जनवरी तक रहेगा। लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन तक आपको लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। सर, हमने फाउंडेशन की क्लासेस ली और हम लोगों ने पढ़ाई भी किया, लेकिन हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा क्लियर नहीं होता है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम लोग पढ़ोगे, तो वो अटेम्प्ट तक के लिए भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो अटेम्प्ट तक के लिए भी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ऐप का नाम है बच्चों नॉलेज अकेडमी। वी विल शेयर दी डिटेल। ठीक है, अभी जब ये डेमो सेशंस ओवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। ठीक है, नॉलेज अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। ठीक, अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। तो इसी के साथ मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, दैट विल बी ऑन टुमारो, एंड कल की क्लास का शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का इकोनॉमिक्स का लाइव क्लास है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग लाइव क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन